तो उसमें ओके। पहले से एक प्रोग्राम बना हुआ था। तो ठीक सर है। मैंने उसको रन करके देखा, वो बिल्कुल सिंपल सा था। जी तो सर मैं दिखाइए स्क्रीन शेयर। दिखाइए दिखाइए। सर शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? जी जी। अच्छा सर, ये देखिए, ये आपको सर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। सर तो ये देखिए, ये जो था ना इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इट में, ये सर मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया हेलो वर्ल्ड। प्रोग्राम का भी मतलब कि मैंने नाम दिया, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना, तो ऑलरेडी उसका प्रोग्राम बना हुआ आया मुझे। तो सर उसका ये फॉर्मेट था। और उसके बाद मैंने डेव में चला के देखा, तो डेव में मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है ना, वो ये थी। तो सर उसमें ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी भी लिखना पड़ता था, इंट मेन भी लिखना पड़ता था, और सिर्फ सिंपली सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखना था। इसमें मुझे एस टी डी पोर्टेबल आप डॉट ये कॉन्फ़िग बात हम से। डिस्कस कर चुके हैं कि एसटीडी की आपको ज़रूरत है। अगर आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ऊपर लिख देंगे तो फिर सी आउट से पहले एसटीडी नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये बात मतलब हमने क्या? डिटेल में डिस्कस की थी जब हमने पहले अपने लेक्चर्स दिए थे, उसमें ये बात अच्छे से हाईलाइटेड है। चलें सर, ठीक है। जी कोई और सवाल है किसी का तो? एवरीबॉडी इज ओके? ओके गुड। तो आज हम बात करेंगे लेसन 4 पे। अब हम जा रहे हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट अरेज एंड स्ट्रिंग्स के अरेज क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, डेटा कैसे स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज contiguous data facilities available in C++। सबसे पहले तो ये कि हम एक अरे क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग अ कंप्लीट यूनिट। फॉर एग्जांपल एन अरे ऑफ सोलर पैनल्स। तो आप एक कलेक्शन के तौर पे जब आइटम्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। इन सी प्लस प्लस एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। जब हम सी प्लस प्लस की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसमें अरे का मतलब ये होता है कि सेम टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन, यानी वो इंटीजर टाइप के हो सकते हैं एलिमेंट्स, वो कैरेक्टर टाइप के हो सकते हैं एलिमेंट्स, वो बूलियन टाइप के हो सकते हैं एलिमेंट्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो जितनी भी बड़ी कलेक्शन होगी उसमें जितने भी आइटम्स होंगे उन तमाम की टाइप एक ही होगी। फिर ये कि वो मेमोरी के अंदर भी कंटिगुअस लोकेशंस पे स्टोर होते हैं आइटम्स, ठीक है। यानी अगर आपने 10 आइटम्स का एक अरे बनाया है तो उनके लिए इकट्ठी मेमोरी एलोकेट होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 इंटीजर मेमोरी में किसी जगह पे और 4 किसी जगह पे और 4 किसी और जगह पे स्टोर्ड हैं। तो आमतौर पे मेमोरी एलोकेशन भी अरेज के लिए कंटिगुअस होती है। ओके। फिर ये कि हमें अरेज की ज़रूरत क्यों होती है। मिसाल के तौर पे हमें 5 इंटीजर्स की ज़रूरत है तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको 5 नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 500 इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम क्या करेंगे, क्या 500 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, 500 नाम रखेंगे? इट विल बिकम अ लॉट हेक्टिक एंड इवन इट कुड बी द केस कि हमें वेरिएबल्स की तादाद मिलियंस में चली जाए। सो व्हाट वुड वी डू, हम उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? ऑब्वियसली वी विल नॉट बी एबल टू डिक्लेयर दैट मैनी वेरिएबल्स बिकॉज इट विल बिकम टू मेसी। वी कांट इवन नेम दीज मैनी थिंग्स। सो व्हाट वी डू इज इन दिस केस वी कैन यूज अरेज। आप एक ही नाम लिखकर उसके सबस्क्रिप्ट्स के जरिए उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अरेज की ज़रूरत हमें पड़ सकती है जब हमें एक ही टाइप का डेटा एक बड़ी तादाद में चाहिए हो। सो मिसाल के तौर पे अगर हम C++ में अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम इस यूं कर सकते हैं, जैसे आपको ये पहली डिक्लेरेशन नज़र आ रही है, इंट माई नंबर्स। तो इंट डेटा टाइप है, माई नंबर्स नाम है, जैसे हम एक वेरिएबल का नाम रखते हैं। फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें 5 इंटीजर्स होंगे। और फिर उसको असाइनमेंट हमने क्या की है,
हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसको ज़ीरो असाइन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो होंगे, तमाम के तमाम नंबर्स जो होंगे, जो कि 5 हैं इस केस में, उनको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा ज़ीरो से। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में जी सर अगर आप स्क्रीन शेयर कर देते तो फिर आसान होता। सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की और यू पीपल आर जस्ट वॉचिंग फॉर इट। ज़ाहिर है स्क्रीन के बगैर आपको कैसे पता चलेगा? मैंने तो अपने हिसाब से स्क्रीन शेयर की हुई है आपके साथ। ओके so this is what we were talking about, right? So if you look at this bottom part now, तो अगर हम एक array डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डेटा टाइप, जो कि से इंटीजर है इस केस में, और वेरिएबल का नाम माई नंबर्स हमने इसका नाम रख दिया, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने 5 लिखा है। इसका मतलब ये है कि हम इस अरे का साइज 5 रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें 5 इंटीजर्स टाइप की वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं, राइट? ओके, फिर हमने इसको असाइन क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स, यानी जो 5 इंटीजर्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, उन तमाम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा, राइट? अच्छा, जैसे हमने ये 5 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हैं, अगर हम 50,000 भी करना चाहते हैं तो हमें कुछ मुख्तलिफ नहीं करना पड़ेगा। वी विल राइट द सेम थिंग, इंट वेरिएबल नेम से माई नंबर्स, और हम यहाँ साइज मुख्तलिफ कर देंगे। पहले 5 लिखा था, हमने 50,000 लिख दिया और आगे 0 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि इंटीजर टाइप के 50,000 वेरिएबल्स बनेंगे और उन तमाम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा, राइट? सो इट्स दैट सिंपल कि जब हमें एक लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स चाहिए होते हैं सेम टाइप के, तो अरेज हमारे लिए इस काम को कितना आसान कर देते हैं। इसके अलावा आप मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल देखें तो आपने कैरेक्टर टाइप का एक अरे डिक्लेयर किया है, राइट? इसका मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। माई कैरेक्टर्स और आपने साइज रखा 5, इसका मतलब ये है कि इस अरे के अंदर भी 5 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, और इसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया। ज़रूरी नहीं होता कि आप अरे को इनिशियलाइज भी करें, राइट? ऊपर वाली दोनों डेक्लेरेशंस में आपने इनिशियलाइज किया, आपने तमाम नंबर्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जबकि कैरेक्टर्स का एरे आपने डिक्लेयर किया तो आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया। सो बिल्कुल वही कन्वेंशंस जो एक आम वेरिएबल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वही कन्वेंशंस हम यहाँ पे इसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वी कैन डिक्लेयर इट बाय फर्स्ट स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप, then the name of the variable, and additional thing that we do is we specify the size of it in the square brackets, right? And then we can ऑप्शनली इनिशियलाइज इट। जैसे हम वेरिएबल को भी ऑप्शनली इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो हम अरे को भी ऑप्शनली इनिशियलाइज कर सकते हैं, right? So this, as I said, it declares an array of 50,000 integers, all initialized to 0, and this declares an array of 5 characters and it is not initialized. Okay, one important thing is that these are static arrays because the number of elements are fixed at compile time. आपने साइज बता दिया प्रोग्राम को लिखते हुए 5, कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो गया कि ये अरे 5 एलिमेंट्स का होगा। यहाँ आपने बता दिया 50,000, तो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो गया कि ये 50,000 हैं। ये जो एरेज हैं ये स्टैटिक एरेज कहलाएंगे। इनका साइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर हमें वेरिएबल इसका साइज तब्दील करना है तो हम प्रोग्राम को रोकेंगे, एडिटर में दोबारा उसको चेंज करेंगे, फिर उसको दोबारा कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्टैटिक एरेज, बिकॉज इनका साइज जो आपने शुरू में डिक्लेयर कर दिया, उस साइज को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं किया जा सकता। ओके, सो डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग द स्टैटिक एरेज, कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप एलिमेंट की टाइप लिखते हैं, जैसे हमने इंटीजर लिखा था लास्ट टाइम। अरे का नाम लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक वेरिएबल का नाम रखते हैं, और फिर एक कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। आप बताते हैं कि आपने कितने नंबर्स इसके अंदर स्टोर करने हैं, 10, 20, 30, या आप ऊपर कोई कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें तो वो कांस्टेंट का नाम यहाँ पे लिखते हैं कि इतना इसका साइज होगा, और फिर आप ऑप्शनली उसकी इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यूज़ को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं।
सो मिसाल के तौर पे यहाँ आपने एक इंटीजर अरे डिक्लेयर किया, उसका साइज़ 5 रखा, क्या इसमें 5 नंबर्स होंगे, और उनको इनिशलाइज भी कर दिया। आपने कहा जी पहला नंबर 34 होगा, दूसरा 56, दूसरा -21, तीसरा 5002 और चौथा और पांचवा 365, राइट। तो आपने 5 नंबर्स अलग अलग स्पेसिफाई कर दिए। तो आप इस तरीके से भी इनिशलाइज कर सकते हैं। आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 5 नंबर कॉमा सेपरेटेड लिखे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इस अरे के अंदर 5 इंडेक्सेस होंगे। फिर आप ये बात जानते हैं कि अरे के इंडेक्सेस हमेशा 0 से शुरू होते हैं। डू यू नो दिस थिंग? Yes, sir. So the indexes for this array will be 0, 0 पे 34 पड़ा हुआ है, 1 पे 56 पड़ा हुआ है, 2 पे -21 पड़ा हुआ है, 3 पे 5002 पड़ा हुआ है और 4 पे 365 पड़ा हुआ है, राइट। ओके, एक इनिशियल डेक्लेरेशन आपकी ये भी हो सकती है, ठीक है। You can say int my numbers 5 and you can leave them empty. अगर आप इसे empty भी छोड़ देंगे, इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो by default this will initialize all integers to 0. ये सारे integers 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे, right? So this is just indicating various ways to initialize something. अच्छा, इस केस में क्या होगा? अब आप देखें, आपने वेरिएबल तो वही डिक्लेयर किया, आपने साइज उसका 5 ही रखा, लेकिन आगे नंबर सिर्फ 2 दिए हुए हैं। इस केस में क्या होगा? This will initialize first 2 elements to 34 and 56 and the rest to 0. तो इसमें 0th इंडेक्स पे 34 है, इंडेक्स 1 पे 56 है और इंडेक्स 2, 3 एंड 4 पे अगरचे आपने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट उनमें 0 आ जाएगा। जैसे इस केस में आपने किसी को भी वैल्यू नहीं दी तो तमाम में 0 कंपाइलर ने सप्लाई कर दिया। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर मतलब जैसे सिंपल इंटीजर्स होते हैं तो उन्हें इनिशियलाइज करना लाजमी होता है ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए। जी, तो सर अगर इन्हें भी अगर असाइन करें या इनिशियलाइज करें या ना करें तो फर्क पड़ता है? देखिए यही बता रहे हैं आपको कि अगर आप इन्हें इनिशियलाइज नहीं करेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना लाजमी नहीं होता, कंपाइलर को मसला नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो उसमें गार्बेज वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर आप एक अरे को भी इनिशियलाइज नहीं करेंगे, अनइनिशियलाइज छोड़ देंगे, तो उसमें भी गार्बेज वैल्यू होगी। सो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा उसका। सही सही, ठीक है सर, मैं यही पूछना चाहता था। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसकी जो अरे की लेंथ है आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी ए कांस्टेंट, राइट, क्योंकि अरे की जो लेंथ है वो बाद में तब्दील नहीं की जा सकती। जो आप कंपाइल करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज़ आप एक कांस्टेंट डिक्लेयर कीजिए, कांस्ट इंट अरे लेंथ। आमतौर पे जब आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो आम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप उनका नाम कैपिटल्स में रखते हैं। ज़रूरी नहीं है ये भी, आप एक आम वेरिएबल की तरह कैमल कास्टिंग के अंदर भी उनका नाम रख सकते हैं, लेकिन आम प्रैक्टिस ये है कि जब आप कांस्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं तो उनके नाम कैपिटल में रखते हैं, जस्ट टू इंडिकेट। इससे हमें ऑटोमेटिकली देख के समझ आ जाता है कि अच्छा ये ऑल कैप्स में लिखा है, इसका मतलब है ये कोई कांस्टेंट है। तो आपने अरे लेंथ के नाम से इसको डिक्लेयर किया और इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, इसकी वैल्यू 5 रख दी। अब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट माई नंबर्स और यहाँ 5 लिखने की बजाय आपने अरे लेंथ लिख दिया। इसका मतलब है कि ये अरे आप डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका नाम माई नंबर्स है, इसकी टाइप इंटीजर्स है और इसका साइज 5 है, और इसके आगे आपने ये 5 वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर दी। गॉट दिस डेक्लेरेशन? जी सर। ओके, अच्छा, अब ये एक और डेक्लेरेशन है। इसमें आपने क्या किया है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। इससे पहले तक हमने जितनी भी डेक्लेरेशंस की थी उनमें साइज स्पेसिफाई किया था। इस केस में हमने साइज स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन इसको इनिशियलाइज कर दिया है 3 वैल्यूज से, 2016, 2052 -525। ये 3 वैल्यूज अगर हमने दी हैं और साइज स्पेसिफाई नहीं किया तो कंपाइलर ये अलाउ कर देगा और ऑटोमेटिकली जो माय नंबर्स के नाम से आपने अरे डिक्लेयर किया उसका साइज 3 फिक्स कर देगा कि ओके माय नंबर्स एक अरे है, अगरचे इसमें साइज नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि 3 नंबर से इसको इनिशियलाइज किया गया है तो इसका साइज फिर 3 ही होगा।
लेकिन अगर आप साइज स्पेसिफाई नहीं करते और इनिशियलाइज भी नहीं करते तो फिर यू शुड एक्सपेक्ट एन एरर फ्रॉम द कंपाइलर, बिकॉज इट विल से कि मुझे बताइए आपने कितने साइज का अरे बनाना है, क्योंकि मैंने उसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी है। सो यू हैव टू टेल द साइज। इस केस में साइज एक्सप्लिसिटली नहीं बताया, लेकिन इम्प्लिसिटली इनिशियलाइजेशन से कंपाइलर ने इन्फर कर लिया कि इस अरे का साइज 3 है, राइट? यस सर। सो साइज ऑफ एन अरे कितना होगा? जितने अरे में एलिमेंट्स हैं और जितना उस डेटा टाइप के हर एलिमेंट का साइज होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 इंटीजर्स का अरे है और हमें मालूम है कि हर इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो 5 नंबर ऑफ इंटीजर्स ज़रब 4 साइज ऑफ ईच इंटीजर 20 बाइट्स। तो 20 बाइट्स का ये अरे होगा और ये 20 बाइट्स मेमोरी में इकट्ठी एलोकेट की जाएंगी। ठीक हो गया जी? जी सर। जी सर। ओके, ओके, जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट इज दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में बेसिकली हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक अरे हमने डिक्लेयर किया, साइज 5 रखा उसका। यू कैन सी दैट स्क्रीन एंड हियर मी नाउ। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so there are 5 elements in it, 34, 56, minus 21, 5002, 365। ये इनिशियलाइज कर दिया इसे हमने, और हम एक एक एलिमेंट को अब एक्सेस कर रहे हैं। वी आर सेइंग दैट एलिमेंट एट इंडेक्स 0 एंड वी से माई नंबर 0। सो आपने बेसिकली जैसे आप एक वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, आप उसी तरीके से एक अरे को एक्सेस करते हैं। डिफरेंस क्या होगा कि आप इसमें उसका सबस्क्रिप्ट, उसका इंडेक्स भी मेंशन करते हैं। तो आपने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 मेंशन किया, इसका मतलब है आप इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ यानी पहला एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। सिमिलरली 1 जब लिखेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, 2 जब लिखेंगे तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, 4 जब लिखेंगे तो चौथा एलिमेंट आ जाएगा, और 4 जब लिखेंगे तो पांचवा एलिमेंट आ जाएगा, राइट? So the indexes always start at 0, so the last element will be at index number of element minus 1। उसके ऊपर ये आपको last element मिल जाएगा इसका, right? So the first element as index always starts at 0, and fifth and last element is at index 4, which is n minus 1। n is the size of the array, which is 5, so 5 minus 1 4। so जो last index होगा वो हमेशा size of the array minus 1 होगा, right? because it is starting at 0। ओके, इस एग्जाम्पल को हम रन करके देखते हैं। सो गो हियर, सर आपने सारे प्रोग्राम सेव करके रखे हैं? जी, मैं कहा आपने सारे प्रोग्राम सेव करके रखे हैं पहले से? चेक करके, सेव करके? जी जी बिल्कुल। ये आई विल अपलोड दैम। असल में ये अपलोड नहीं हो सके। ये जितनी एग्जांपल्स हमने रन की हुई हैं ये सारी एग्जांपल्स आपके क्लासरूम में अपलोड हो जाएंगी। अगर नहीं होती डू रिमाइंड मी ऑफ दैट, राइट? ओके सर। ओके सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, उस पे आप शेयर नो 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 नो, आई विल नॉट गो ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे नहीं जाऊंगा। ओके ओके, सो वी आर जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस एग्जाम्पल हियर, राइट? ये एग्जाम्पल आप लोगों को, आई होप आपने अरेज के बारे में चूंकि एलिमेंट्री चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं, तो आई गेस दिस विल बी एन ईजी एग्जाम्पल फॉर यू टू ग्रास्प। इस एग्जाम्पल में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो बताइए। नो सर। ओके, अच्छा चलिए मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ। एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा? जी सर। तो एक्सीड करिए उसकी बाउंड्री, वहाँ पे एरर शो कर रहा है। या एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिएगा।
Okay, so we were just looking at this example. तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एरर नहीं आया, राइट? कैन यू हियर मी? जी सर जी। Okay, so it is जी not सर, an आवाज आ रही error, है। it's a warning, right? Array index 5 is past the end of the array which contains 5 elements, right? तो वो उसने इस कंपाइलर में एक अच्छी बात ये है कि अगरचे C++ में कन्वेंशनली ये एरर की सिचुएशन और बहुत सारे कंपाइलर्स में ये वार्निंग की सिचुएशन भी क्रिएट नहीं करता, बट दिस कंपाइलर हैज़ क्लियरली इंडिकेटेड कि आपने अरे का साइज़ 5 डिक्लेयर किया हुआ है, जबकि आप इसमें इंडेक्स 5 पे जा रहे हैं, यानी छठा एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब छठे एलिमेंट पे आपको मिला क्या? यू गॉट दैट, राइट? आपको यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे 32764 मिल रहा है, राइट? नाउ दिस इज ऑब्वियसली नॉट द वैल्यू दैट वी हैड स्पेसिफाइड, ये वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं की थी, राइट? बट इट्स अ गार्बेज वैल्यू। सो अगर आप एरे की लिमिट के बाहर जाके मेमोरी को एक्सेस करेंगे, देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन दैट। बेटा माइक अपना बंद कर दें। देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन दैट। आप एक चीज़ देखें कि एक चीज़ तो इसके साथ ये है कि आप एरे के इंडेक्स से बाहर जाके उसको एक्सेस कर रहे हैं तो आपको गार्बेज वैल्यू मिल रही है। दूसरा ये दैट दिस इज़ एन इलीगल मेमोरी एक्सेस एज वेल। ये वो मेमोरी एरिया नहीं है जिसे आपके प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहिए, राइट? सो आप मेमोरी के एक ऐसे एरिया को एक्सेस कर रहे हैं जो आपके प्रोग्राम की लीगल बाउंड्री के अंदर नहीं आता। सो देर आर मल्टीपल डेंजर्स एसोसिएटेड विद दीज एरेज कि जब आप इंडेक्सेस को बियॉन्ड द लिमिट लेके जाते हैं तो आप गार्बेज वैल्यू एक्सेस कर रहे होते हैं, एंड सेकेंड यू आर एक्सेसिंग अ डेंजरस एरिया ऑफ द मेमोरी। आप इसको अगर कोई वैल्यू गलत असाइन कर देते हैं, इट कैन हैम्पर द परफॉर्मेंस ऑफ सम अदर प्रोग्राम, क्योंकि ये मेमोरी एरिया अपेरेंटली किसी और प्रोग्राम का है, राइट? सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि जब आप इंडेक्सेस के साथ प्ले कर रहे होते हैं एरे के, तो आप उसकी नोन लिमिट्स का खुद से एज प्रोग्रामर ख्याल रखते हैं, बिकॉज there is some leverage available when you are manipulating these values in C++. Okay. Next we see an example where we modify the data in an array. तो जैसे आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप एरे के डेटा को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? सो इस केस में अगर आप देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर we better see this example from there again so that it's a little more readable. So see this, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं जो हमने पहले डिस्कस नहीं की, दैट इज़ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। हमने कांस्टेंट्स की बात लास्ट टाइम की थी, यू वुड रिमेंबर दैट, कि हम एक कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन सिंपली राइट const data type and any number, the name, and say जैसे हमने कहा था कि हम पाई को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं that pi is equal to 3.14, something like that, right? नहीं आएगा इसके अंदर। Yeah, sorry, it will be float because it's a, so it will be float. So हम इस तरीके से एक constant डिक्लेयर कर सकते हैं। We can say const, then the data type, then the name of the variable, and then the value can be given to it, right? The other way to create a constant is through a constant expression like this. Constant expression बिल्कुल एक फंक्शन की तरह लिखे जाता है, अगरचे इसे फंक्शन नहीं समझता कंपाइलर इसकी वैल्यू दे देता है, अगर पॉसिबल हो तो इन एक्सट्रीम केस इट कैन बी ट्रीटेड एज अ फंक्शन एज वेल। इसमें क्या लिखा आपने? फंक्शन का नाम, the return type which is integer, it is taking one input which is of type integer, and the input that you are supplying is named number, and it is returning the square of the number, right? So आपने एक constant declare किया है जो number का square एक constant के तौर पे आपको return करता है। This is the other way to declare constants. In many situations simple constant expression जो है, जो आपने यहाँ keyword के तौर पे इस्तेमाल किया, it suffices, but you have this facility available
कि आप कांस्टेंट्स को इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं एक फंक्शन के तौर पे। एनीवे व्हाट दिस कांस्टेंट एक्सप्रेशन डज इज कि आप इसको जो भी नंबर देंगे ये उस नंबर का स्क्वायर रिटर्न कर देगा, राइट, बिकॉज इट इज डूइंग रिटर्न नंबर स्क्वायर नंबर, तो ये नंबर का स्क्वायर रिटर्न कर देगा। So this is a constant expression named square, looks like a function which takes one number as input and returns us the square of that number. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब हम ज़रा मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ because we are not going to use it here. Okay. नेक्स्ट मैंने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का और उसका नाम रखा एरे लेंथ और उसको 5 दे दिया। सो अब मैं एक एरे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ जिसकी लेंथ मैंने पहले ऊपर बता दिया कि मैं 5 रखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव डिक्लेयर्ड एन एरे इंट माई नंबर्स and for its size I have used that constant that I declared on the preceding line, which is array length, and then I initialized it with 5 numbers as well, 5, 10, 0, -101 and 20. Okay, next if you see here मैं एक और array declare कर रहा हूँ। डेटा टाइप मैंने इंटीजर ही रखी और array का नाम मैंने रख दिया more numbers, right? और उसका साइज मैंने कितना रखा है? साइज कितना रखा है मैंने? सर स्क्वायर ऑफ लेंथ सर, जो स्क्वायर ऑफ एरे लेंथ। अब एरे लेंथ है 5 और जब आप एरे लेंथ को एज इंटीजर स्क्वायर को देंगे तो स्क्वायर हमें उसका स्क्वायर रिटर्न कर देगी, यानी कि 25, ठीक है। जी सर। सो ये एरे जो है ये किस वैल्यू से इनिशियलाइज हो रहा है? 25 से। अच्छा, अब हमें मालूम है कि जब आप एरे का साइज स्पेसिफाई करते हैं तो उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं वैसे जो है इसको स्क्वायर करूं, इट माइट नॉट एग्री विद दैट, बट अगर हम कांस्टेंट के साथ इट वुड एग्री विद दैट, राइट। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वैल्यू सिर्फ नहीं दे रहे, कांस्टेंट एक्सप्रेशन दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि एरे लेंथ जो कि एक कांस्टेंट है इसका स्क्वायर इसको एज साइज दे दिया जाए, राइट। सो दिस विल टेक ऑन द वैल्यू 25, राइट। एंड व्हाट आर वी इनिशियलाइजिंग इट विद? आपके ख्याल में इसका क्या इंपैक्ट होगा जो हमने सिर्फ एक नंबर दिया? बेसिकली तो इसका साइज 25 है जी। बाकी तो इनिशियलाइज ही नहीं होंगे, सिर्फ एक ही इनिशियलाइज होगा। ओके, एक इनिशियलाइज हो जाएगा और बाकी से 0 के साथ जाएंगे। ओके, बाकी 0 के साथ जाएंगे। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव रेड फ्रॉम दैट। ओके, अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं? एंटर इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी चेंज्ड। हम कुछ एरे की वैल्यूज को तब्दील करना चाहते हैं। हम यूजर से कहते हैं जी आप इंडेक्स बताएं जिस पे पड़े हुए एलिमेंट को आप तब्दील करना चाहते हैं। आप एक वेरिएबल लेते हैं एलिमेंट इंडेक्स, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर आप इनपुट ले लेते हैं एलिमेंट इंडेक्स, यानी हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे 5, 7, 8 व्हाटएवर, ठीक है। एंटर न्यू वैल्यू। अब जो इंडेक्स हमने लिया है उसके लिए नई वैल्यू भी यूज़र से लेंगे कि आप बताइए कि नए इंडेक्स पे आप क्या वैल्यू डालना चाहते हैं। नई वैल्यू यूज़र हमें बता देगा। फिर हम क्या करेंगे कि माई नंबर्स एरे के उस इंडेक्स पे जाके भी उस वैल्यू को प्लेस कर देंगे और मोर नंबर्स के उस इंडेक्स पे जाके भी उस वैल्यू को प्लेस कर देंगे, राइट। एंड देन वी विल प्रिंट द वैल्यू इन माई नंबर्स ऑन दैट इंडेक्स एंड more numbers on that index. So let's see how it goes. सबसे पहले enter index of the element to be changed. तो हम कहते हैं जी हम index 3 को चेंज करना चाहते हैं, 0, 1, 2, 3 यानी 4th वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। 4th वैल्यू इस केस में -101 है, राइट। और इस केस में क्या है? 25. Well, this is the value for the 0th index. So what will be the value of the 4th index? Okay, just hold on. Enter new value. हम एक नई वैल्यू बताना चाहते हैं। हम कहते हैं जी इस वैल्यू को 50 रख दें, ठीक है। दोनों जगह पे ये वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है।
अच्छा, अब वन गुड थिंग वुड बी कि हम कहें कि जी ठीक है आपने ये इनिशलाइज तो यूं कर दिया, लेकिन इसमें है क्या, हम मोर नंबर्स और इंडेक्स 3 के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, एतराज़ तो नहीं है कोई आपको, ताकि हमें पता हो कि पहले क्या था उसके अंदर। ओके, एंटर द इंडेक्स टू बी चेंज, हम कहते हैं जी 3 को ही चेंज करना है और वैल्यू हमने 50 ही डालनी है। डिड इट प्रिंट द वैल्यू? इट डिडंट प्रिंट एनी वैल्यू। एंटर द वैल्यू टू बी चेंज्ड। या 0, इट प्रिंटेड द वैल्यू 0 हियर। सो इंडेक्स जो थर्ड इंडेक्स है इसके ऊपर 0 पड़ा हुआ है। अगर आप अभी देखें, हमने पीछे ये बात की थी कि जब आप इस एग्जांपल को देखें, इंट माई नंबर्स 5, आपने ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ दिया, तो कंपाइलर क्या करेगा, इनिशियलाइज ऑल इंटीजर्स टू 0। दूसरे केस में आपने 5 ही साइज डिक्लेयर किया लेकिन 2 वैल्यूज दे दी, 34, 56। इस केस में कंपाइलर क्या करेगा कि 0 और 1 इंडेक्स को तो ये 2 वैल्यूज दे देगा, बाकी जो 3 जगह बचेंगी उनको 0 दे देगा। सिमिलरली इस केस में आपने जब सिर्फ एक वैल्यू दी तो 0th इंडेक्स पर 25 प्लेस कर दिया जाएगा, बाकी जो 24 इंडेक्स बचेंगे 1 से लेके 23 तक, 1 से लेके 24 तक, राइट, उन तमाम इंडेक्सेस के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, 0। बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उनको 0 से इनिशियलाइज कर देगा, राइट, दैट्स व्हाई वी गेट अ 0 हियर एज वेल। ठीक हो गया जी, ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आई? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क नाउ। आपको इस एग्जाम्पल में किसी भी जगह पे कोई बात कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप अभी पूछ सकते हैं। एवरीबॉडी इज ओके? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये एग्जाम्पल सबको समझ आ गई? ओके सॉरी नेट चला गया था जी। सर, एग्जांपल थोड़ी रिपीट कर दिया, नेट मेरा चला गया था इसलिए तो आइडिया नहीं बेटा वो रिकॉर्ड हो गई है तो मैं अपलोड कर दूंगा फिर आप इसे, था। ठीक हो क्योंकि गया सर, नो प्रॉब्लम। असल में इंटरनेट का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो किसी के इख्तियार में नहीं है। टाइम इन टाइम आउट, थोड़ा सा वॉइस फ्लक्चुएशन किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ या मेरे साथ, अगर मिसाल के तौर पे मेरी तरफ इंटरनेट फ्लक्चुएट करेगा तो आप सबको प्रॉब्लम होगा, अगर आपकी तरफ करेगा तो इंडिविजुअली आपको तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा उसके अंदर। दैट्स वाई हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने पिछला लेक्चर भी प्लेस कर दिया था यूट्यूब पे, आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया होगा जिनको ज़रूरत पड़ी, और ये भी प्लेस कर दूंगा, राइट। ठीक है सर। चैनल का क्या है? चैनल का नेम भी आपको बता देते हैं भाई, जस्ट अ मोमेंट, इट इज़, मैं आपको लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ सो दैट यू नो दैट। क्लास में पिन कर देना लिंक। जी मैं यहाँ पे, या आई थिंक इसने इस बार ठीक यूआरएल दे दिया इसका, सो ये मैंने लिंक इसका क्लासरूम के अंदर चैट के अंदर प्लेस, सॉरी यहाँ पे चैट में प्लेस कर दिया, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट फ्रॉम हियर। ओके, सो मूविंग ऑन। सो हमने ये एग्जांपल देख ली दैट वी डिक्लेयर्ड एन अरे विद a square number of elements compared to the my numbers array above, एंड देन व्हाट वी डिड वाज दैट कि हम एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे थे, हम दोनों अरेज की वैल्यू, अरेज के अंदर उस इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज कर रहे थे। एक बात का ज़रा ख्याल आप रखेंगे हमेशा, दैट मैनी नोवाइज C++ प्रोग्रामर्स असाइन द 5th वैल्यू एट इंडेक्स 5 इन द अरे ऑफ 5 इंटीजर्स। ये काम अभी हमने करके देखा भी है कि उसमें हमारे पास 5 लेंथ थी और इंडेक्स 0 से 4 तक थे और हमने 5th इंडेक्स पे वैल्यू एक्सेस करके देखी, तो वी कुड डू दैट। तो आपको इस चीज़ का जहन में हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आपके अरे में 5 एलिमेंट्स हैं तो आखिरी इंडेक्स 5 नहीं बल्कि
4 होगा, राइट? अगर सर। आपके एरे में 5 एलिमेंट्स हैं तो आखिरी इंडेक्स 5 नहीं बल्कि 4 होगा। अगर आपके एलिमेंट में एरे में 10 एलिमेंट हैं तो आखिरी इंडेक्स 10 नहीं बल्कि 9 होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, अदरवाइज। और सी प्लस प्लस इस पर चूंकि एतराज़ करती नहीं है, सो यू विल बी डूइंग समथिंग बैड विद इट। सो डू इनिशियल, एक और चीज़ ये कि डू इनिशियलाइज एरेज टू अवॉइड गार्बेज वैल्यूज, राइट? ये याद रखिए कि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 1 से नहीं होता, और nth एलिमेंट इंडेक्स n-1 पे होता है, इंडेक्स n पे नहीं होता। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स दैट यू शुड bear in mind while using arrays. Okay, the next thing is multi-dimensional arrays. Arrays मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं। जो अभी तक हम अरेज की बात कर रहे थे वो वन डायमेंशनल अरेज थे, कि उसमें एक सिंगल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आपके सामने थी, लेकिन अरेज मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं। इट्स प्रीटी मच लाइक जैसे आपको एक चेस बोर्ड नज़र आ रहा है आपके सामने, तो इस चेस बोर्ड के ऊपर चूँकि ये एक 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो इस चेस बोर्ड के अगर आप एक सेल को एड्रेस करना चाहें कि इस सेल का नाम क्या है, तो आपको रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों बताने पड़ेंगे। सो मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि ये रो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कॉलम नंबर्स हैं A B C D E F G H, तो अगर हम बताना चाहें कि ये सेल जो है इसका एड्रेस क्या है, तो हम बताएंगे रो नंबर इज़ 4 एंड कॉलम नंबर इज़ D। सो आप इसे 4D कह सकते हैं या D4 कह सकते हैं, ठीक है? ठीक हो गया सर। ओके, उसके बाद आप अगर आप नीचे देखें, सो इमेजिन अ चेस बोर्ड वेयर ईच सेल और बॉक्स इज आइडेंटिफाइड बाय अ रो नंबर एंड अ कॉलम नंबर। सेम इज द केस ऑफ सोलर पैनल्स डिप्लॉयड इन अ फील्ड। फर्ज करें आपने एक मैदान में सोलर पैनल्स डिप्लॉय किए हुए हैं, तो आपने ये 4-6 सोलर पैनल्स इस तरीके से रखे हुए हैं, तो आपने कहा जी ये 2 रोज हो गई, सो यू से इट इज़ रो 0, इट इज़ रो 1, and this is column 0, this is column 1 and this is column 2, right? और आप इन पैनल्स को नंबर कर लेते हैं, लाइक आप इसको कहते हैं ये 0th पैनल है, ये फर्स्ट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, राइट? तो अब आप अगर इसको एक 2D अरे के तौर पे C++ में डिक्लेयर करना चाहें तो कैसे करेंगे? यू कैन डिक्लेयर इट लाइक इंट सोलर पैनल्स। आप इस वेरिएबल का नाम चूँकि सोलर पैनल्स की हवाले से कर रहे हैं तो सोलर पैनल्स ही रख लेते हैं, और आप 2 बातें बताएंगे, 2 इंडेक्सेस बताएंगे। पहले बताएंगे नंबर ऑफ रोज विच आर 2, 0 एंड 1, 2 रोज हैं इसके अंदर, और फिर बताएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स विच आर 3, 1 2 एंड 3। इंडेक्सेस हमेशा 0 से शुरू होते हैं, राइट? और अगर आप इनको इनिशियलाइज करना चाहें 2D अरे को, तो इनिशियलाइज यूं कर सकते हैं। अब आप मिसाल के तौर पे इनको इन्हीं वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो आप लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक सेट ऑफ करली ब्रैकेट्स 0 1 2, और फिर कॉमा डाल के दूसरा सेट ऑफ करली ब्रैकेट्स 3 4 5। अब नोशन क्या है? बेसिकली नोशन ये है, अंडरस्टैंडिंग इसमें ये बनती है कि इसमें 2 रोज हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप 2 ब्रैकेट्स लिखेंगे करली ब्रैकेट्स। पहली ब्रैकेट पहली रो के लिए होगी 0 1 2, और दूसरी ब्रैकेट सेट जो है वो दूसरी रो के लिए होगा विच इज 3 4 5। गॉट इट? यस सर। ये जो 2 है ये रो को इनिशियलाइज कर, और 3 जो है वो कॉलम्स को। जी जी, तो ये जो आपने जब इनिशियलाइज किया तो ये 2 सिर्फ रोज को हमने इनिशियलाइज किया, ये कॉलम को तो नहीं ना किया। इसमें सारी वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई ना। देखिए 2 रोज हैं, रो जो है हर रो के साथ हर एलिमेंट जो है उसके साथ कॉलम नंबर भी तो आता है ना। देखिए आप इसको यूं समझिए, ये रो 0 है और ये रो 1 है, फिर इस रो 0 में ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, फिर रो 1 के अंदर ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। हम इधर जो रो है उन्हें इनिशियलाइज कर लेंगे तो कॉलम भी इनिशियलाइज हो जाएंगे। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, जब 2 डायमेंशनल है तो वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा, राइट? ओके, अच्छा, एन अरे विथ 3 रोज 3 कॉलम्स। फर्ज करें हम एक अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं जिसमें 3 रोज होंगी 3 कॉलम होंगे, सो वी से इंट 3 रोज 3 कॉलम्स, राइट? हमने इसका नाम भी यही रख लिया, 3 रोज
3 कॉलम्स। अब इसमें देखिए आप 3 3 की 3 ब्रैकेट्स हैं आपके पास। पहली ब्रैकेट इसमें ये रो 0 है, इसमें कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2, फिर ये रो 1 आ गई, इसमें कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2, फिर ये रो 2 आ गई, इसमें कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2, इस तरीके से आ जाएगा, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अच्छा, मेमोरी में जब ये स्टोर होगा तो ये अभी भी एक 1 डायमेंशनल एरे के तौर पे स्टोर होगा, राइट? अगरचे हमने इसको ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया है कि हमें रोज और कॉलम की आइडेंटिफिकेशन इसमें से हो रही है, लेकिन मेमोरी के अंदर जाहिर है कि ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे के तौर पे ही स्टोर होगा। अब अगर हम ये सोलर पैनल्स वाली एग्जांपल को दोबारा लिखें, यहाँ हमने ब्रैकेट्स डाल के इसको यूं आइडेंटिफाई किया था, रो के तौर पे ग्रुप कर दिया था। अगर हम ब्रैकेट्स डाले बगैर यूं लिख दें 0 1 2 3 4 5, यहाँ अगर आप देखें तो आपने डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं, राइट? हालांकि यहाँ आपने बताया हुआ है कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। C++ कंपाइलर विल एक्सेप्ट इट वेल एंड ट्रूली, राइट? वो बाय डिफॉल्ट इसको यूं इंटरप्रेट करेगा, 0th रो 0th कॉलम, 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकेंड कॉलम, राइट? नाउ फर्स्ट रो 0th कॉलम, first row first column, first row second column, right? So in actual back end पे representation अभी भी इसी तरीके से एक सिंगल डायमेंशनल एरे के तौर पे है, लेकिन फ्रंट एंड पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा इंट्यूटिव बनाने के लिए उसने ये ग्रुपिंग आपको दी है कि आप इसको रो वाइज ग्रुप कर लें ताकि आपको समझ आए कि आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है। Got the point? एलिमेंट्स जब पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट में रो मूव ऑन कर जाएगा। yes obviously this is what it is doing। यानी इसका मतलब ये है 2 3 का मतलब ये है इसमें 2 रोज होंगी और हर रो में 3 कॉलम होंगे, तो वो पहली रो शुरू करेगा, 3 का एलिमेंट लिखेगा, फिर उसको दूसरी रो समझेगा आगे। सही हो गया सर, सही है। ओके, now here is an example accessing elements in a multi-dimensional array and instead of looking at it here हम इसको वहीं जाके देखते हैं एग्जाम्पल को रन करके। So we go here, remove this and here we go। इसमें हमने क्या किया है कि एक एरे डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम है, तो ये 3 रोज और 3 कॉलम लिखे हुए हैं, राइट? Let me just first run it and see if I replace this with these brackets. Should it work or not? I think it should. Let me just check. Okay, it doesn't accept that. Yeah, you have to close it in the curly brackets. All right. Okay. इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं। तो 3 रोज 3 कॉलम। अब यहाँ तो डेक्लेरेशन में हम ये समझ सकते हैं कि ये रो 0 है, -501 रो 0 का 0th कॉलम पे पड़ा हुआ एलिमेंट है, ये रो 0 का फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ एलिमेंट है, और ये 2011 रो 0 का सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ एलिमेंट है। सिमिलरली 989 रो 1 में 0th कॉलम पे है, 101 रो 1 में कॉलम नंबर 1 में है, और 206 रो 1 में कॉलम नंबर 2 में है। फिर 303 रो 2 में कॉलम 0 पे, 456 रो 2 में कॉलम 1 पे, और 596 रो 2 में कॉलम 2 पे आ जाता है, राइट? अच्छा, अब इनको अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के तौर पे एक्सेस करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? हमने लिखा सी आउट रो 0 हम एक्सेस करने जा रहे हैं, राइट? पहला एलिमेंट हमने एक्सेस करना है तो हमने लिखा वेरिएबल का नाम और फिर आगे इंडेक्सेस में हमने लिखा 0 0, इसका मतलब है 0th रो 0th कॉलम, फिर एक स्पेस दी। ये जो आपको ये बैकस्लैश नजर आ रही है, ये बैकस्लैश बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन को इंडिकेट कर रही है कि आप ये जो एक ही स्टेटमेंट आपकी अगली लाइन में कंटिन्यू हो रही है। चूंकि स्टेटमेंट लंबी है, एक लाइन में वैसे नहीं आ रही, तो हमने फॉर्मेटिंग के लिए इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया है, अदरवाइज इट इजंट रिक्वायर्ड। अच्छा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट
0 रो 1 कॉलम माय 205। फिर तीसरा एलिमेंट 0th रो कॉलम 2 2011 2011। सिमिलरली आप रो 1 को 10 11 और 12 से प्रिंट करेंगे और रो 2 को 20 21 और 22 से प्रिंट करेंगे। गॉट दिस एग्जाम्पल? जी सर। यस सर। कोई सवाल है, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। सर मतलब डायरेक्टली अगर असेस करना हो कि सिंगल एलिमेंट को किसी भी, तो हम कॉलम और रोज को डिफाइन करेंगे फिर उसके लिए। मसलन आप क्या एक्सेस करना चाहते हैं इस वक्त? सर मतलब कि अगर कोई हमने सिंगल एलिमेंट करने के रो, फर्स्ट के रो 2 के अंदर 4 5 6 को असेस करना है हमने खाली सिंगल टर्म को, तो आप फिर सर उसकी इंडिविजुअल, ज़ाहिर है आपने सारी लिखी हैं यहाँ पे, तो आप किसी को भी कर सकते हैं। 3 रोज 3 कॉलम्स। जी, किसको करना चाह रहे हैं आप? सर मिडिल वाले को 4 5 6। You want to access 4 5 6 this one. So this Yes, is sir. you know row 2 and column 2. ठीक है? ठीक हो गया सर। Now you can obviously print it. ये आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा 5 9 sorry 2 and 1. This is 2 and 1 because this is row 2 and column जी 1. सर। This is not column, right? ये देख लीजिए कितना आसान है इस एरर को कमिट करना, इंडेक्स के एरर को। मैंने कितनी आसानी से इसको 2 2 लिख दिया, विच वाज रॉन्ग, राइट? जी सर, वो 0 स्टार्ट होता है ना सारा। राइट। सो ये बहुत आसान होता है जब आप कोड कर रहे होते हैं। योर माइंड इज ऑफन क्लटर्ड विद सो मेनी थॉट्स एंड यू कैन ईजिली मेक दीज मिस्टेक्स। तो इसीलिए जब आप अरेज को प्रोग्राम करना शुरू करते हैं तो मिस्टेक्स थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इंडेक्सेस में भी आपको कुछ भूल जाता है, आप बाय मिस्टेक कोई चीज़ इग्नोर कर जाते हैं एंड यू आर रियली फॉलिंग प्रे टू मैनी थिंग्स, राइट? राइट सर। Any other thing that comes to your mind right now, you can ask that before we move on. सर इसका कोई स्पेसिफिक यूज मुझे बता दें कि मतलब किधर इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें? Arrays कहाँ इस्तेमाल होते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरेज। मल्टी डिमेंशनल अरेज कहाँ इस्तेमाल होते हैं? यार जी सर। मल्टी डिमेंशनल अरेज, मिसाल के तौर पे हम आपके एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं? 6, ठीक है? जी सर। हम उनका मिड, फाइनल और सेशनल तीनों का अलग अलग डेटा स्टोर करना चाहते हैं और उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। मल्टी डिमेंशनल अरेज विल हेल्प हियर, ठीक है? आपकी एक डायमेंशन आपके मार्क्स को स्टोर करेगी, एक डायमेंशन स्टोर करेगी कि ये स्टेटस कैटेगरी कौन सी है, यानी 0 could indicate your midterm, 1 could indicate your final and 2 could indicate your sessionals. अच्छा, फिर एक और आप इसमें तीसरी डायमेंशन डाल सकते हैं जो कि आपके सेमेस्टर को इंडिकेट कर रही है, सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रही है, ठीक है? सो यू विल हैव से, और इवन इसमें चौथी डायमेंशन भी आप डाल सकते हैं जो आपके सेमेस्टर को इंडिकेट कर रही है। सो देयर विल बी रिजल्ट ऑफ 8 सेमेस्टर्स। सो प्रैक्टिकली अरेज तो एक ऐसी चीज़ हैं जिनका इस्तेमाल इनएविटेबल है। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे जाते जाएंगे आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आती जाएगी कि आपको बंच ऑफ डेटा को हैंडल करना पड़ता है। बल्कि इनफैक्ट जो फाइनल और एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं उसमें सिंपल अरेज भी बहुत पीछे रह जाते हैं और बड़ी एडवांस्ड किस्म की लिस्ट्स अवेलेबल होती हैं जिनके ऊपर बड़े सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन सपोर्टेड होते हैं। सो थोड़ा हम आगे जाएंगे तो हमें इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी और ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगी। ठीक सर। Okay, so if you don't have any other questions, so just to say, indicate that ये जो backslash यहाँ पे है, this indicates the continuation of the statement over next line. जो फर्स्ट आपको इंडेक्स नज़र आ रहा है वो रो नंबर को इंडिकेट करता है, सेकंड कॉलम नंबर को इंडिकेट करता है, और द वे अरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड हियर इट इज़ कॉल्ड रो वाइज एक्सेस, क्योंकि हम रो नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं फिर उसके सारे एलिमेंट एक्सेस करते हैं, फिर अगली रो पे चले जाते हैं फिर उसके सारे एलिमेंट एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं रो वाइज एक्सेस, कि हम एक अरे को रो वाइज एक्सेस कर रहे हैं। आप कॉलम वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं। यू नो हाउ? नो सर। कॉलम वाइज भी एक्सेस करना बहुत आसान है। अब इस केस में जैसे आप देखें, इस एग्जांपल में आपने क्या किया, 0 0 0 1 0 2 इस तरीके से लिखा, बल्कि हम उधर जाके इसको चेंज करके देखते हैं। आई विल नॉट चेंज द फॉर्मेटिंग, बट व्हाट आई विल डू इज
मैं कहता हूँ जी ये पहले आप रोज चेंज करें और कॉलम सेम रखें। अब क्या कर रहे हैं आप कॉलम नंबर चेंज नहीं कर रहे बल्कि रो नंबर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। सो दिस इज हाउ यू कैन डू सारे दिस रोज स्टफ के एलिमेंट्स दिखा देगा फर्स्ट कॉलम में जो जी। जो हैं। यानी तरीकाकार तो बेसिकली आप खुद तय करते हैं कि आपने कैसे करना है। डिफ़ॉल्ट यही है, चूंकि आप मैट्रिसेस भी पढ़ते आए हैं तो उसमें आम तौर पे चूंकि आप रो वाइज ही चल रहे होते हैं, सो लेकिन बट यू कैन डू इट कॉलम वाइज एज वेल, राइट। सो कॉलम 1 बेसिकली क्या है, -501, 989 एंड 303। कॉलम 2 क्या है, 205, 101 एंड 456। 456, हाँ यहाँ हमने कोई गलती कर दी है। 011 नहीं सर, सही है। okay let me see 98 okay this and 303 what it is printing -501 okay ठीक है 989 and 303 and then 456 and then 2011 206 and 596। so this is just the way जिस अरेंजमेंट में आप एक्सेस कर रहे हैं उस अरेंजमेंट से आप ये कह देते हैं कि ये रो वाइज है या कॉलम वाइज है। सो दिस इज रो वाइज एक्सेस, but you can obviously access it column wise as well. Okay, one limitation with these arrays is that these arrays are static arrays. Static arrays का मतलब ये है कि इनका साइज आपको प्रोग्राम करते हुए स्पेसिफाई कर देना पड़ता है कि जी इनका साइज ये है और वो साइज फिर वही रहता है, राइट। यू कांट चेंज दैट साइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मिसाल के तौर पे आपने एक अरे डिक्लेयर किया, उसका साइज 5 रखा, बाद में आपको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम महसूस हुआ कि आपको एक छठा एलिमेंट भी स्टोर करना है, तो आप अरे का साइज तब्दील नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्टैटिक अरेज, राइट। A more desired thing would be that we can create dynamic arrays। जो high level languages हैं वो अक्सर dynamic ही support कर रही होती हैं। dynamic arrays का मतलब ये है कि आप array का size run time पे तब्दील कर सकें। यानी अगर आपने शुरू में उसका साइज 5 रखा था और अगर आपको 5-6 एलिमेंट और भी स्टोर करने पड़ गए हैं तो वो आपको ये ना कहे कि आप पहले प्रोग्राम के अंदर जाके इसका साइज तब्दील करें एंड देन एग्जीक्यूट इट अगेन। इनफैक्ट इट शुड बी एबल टू अकोमोडेट दैट मोर डेटा at runtime. So that is what dynamic arrays are, and we will be covering those a bit later as well. The next thing is C style strings। आप जानते हैं कि C से जो inheritance आती है उसमें हमारे पास कैरेक्टर अरेज भी होते हैं। जैसे हमने इंटीजर टाइप का अरे बनाया, इसी तरीके से हम कैरेक्टर अरे भी बना सकते हैं, ठीक है। एक तो अगर हम स्ट्रिंग लिटरल की एग्जांपल लें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो इट्स स्ट्रिंग लिटरल, राइट। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सी स्टाइल स्ट्रिंग। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, अगर हम एक वेरिएबल के अंदर लिखें या कैरेक्टर अरे के तौर पे लिखें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, कैरेक्टर से हेलो और ब्रैकेट्स हमने खाली छोड़ दिए क्योंकि हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जितने कैरेक्टर हम इसमें डालेंगे वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको वो साइज दे देगा। सो आई राइट HELLO space WORLD, hello world, and then you notice that we have placed an additional character which is \0, right? So all C style strings end with this \0. This is called a null character। \0 को हम नल कैरेक्टर कहते हैं और ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब स्ट्रिंग मिसाल के तौर पे अगर आप स्ट्रिंग 100 कैरेक्टर्स की डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उसमें जब कंटेंट स्टोर करते हैं तो 12वीं लोकेशन पे आप नल कैरेक्टर डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग में अब 12 ही कैरेक्टर यानी कि 11 इन इफेक्ट, क्योंकि नल कैरेक्टर उसको उसके प्रेजेंटेशनली उसमें काउंट नहीं होता, वैसे साइज में काउंट होता है, राइट। So \0 is the null character that tells the compiler that string has ended। So ये जो \0 या null character से end होने वाली strings हैं या character arrays हैं, इनको हम कहते हैं C style strings, कि जो C से inherit होके हमारे पास आई हैं, ये वो strings हैं। अगर आप लिटरल की भी बात करें तो लिटरल के केस में आपने \0 नहीं डाला, लेकिन कंपाइलर आपके लिए इसको फैसिलिटेट करता है स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर।
So while you use string literals, compiler places null character for you that you obviously do not place yourself. अच्छा, दूसरी बात ये कि ये \0 तो हमें लग रहा है कि दो कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर तो नहीं लगता ना ये, जैसे h एक कैरेक्टर है, e एक कैरेक्टर है, तो ये \0 तो दो कैरेक्टर हो गए. Am I right? नहीं सर, ये तो सर वो हो गया ना, एस्केप सीक्वेंस होते हैं इस तरह के. या बट इट इज प्रेजेंटेशनली अगर हम देखें तो बज़ाहिर ये दो कैरेक्टर्स हैं. अब ये दो कैरेक्टर्स जो हैं इनको स्पेशली क्वालिफाई करके एक कैरेक्टर के तौर पे ट्रीट किया जाता है C++ के अंदर. अगर हम माइक बंद करें बेटा. सो \0 की बजाय अगर हम सिर्फ 0 इस्तेमाल करें, बेटा माइक बंद कर दें प्लीज. अरे भाई आप माइक ऑन है. तारिक आपका माइक ऑन है. ओके, सो अब अगर हम सिर्फ 0 इस्तेमाल करें तो 0 तो एक रेगुलेशन कैरेक्टर है जिसका ASCII कोड अभी हम डिस्कस भी शायद कर रहे थे, उसका ASCII कोड बेसिकली 48 होता है. सो अगर हम सिर्फ 0 लिखेंगे तो वो तो एक कैरेक्टर के तौर पर रिकग्नाइज होगा. जो / है इसको एक स्पेशल क्वालिफाइड मीनिंग्स दिए गए C और C++ के अंदर, इसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं. इसका सादा सा मतलब ये होता है कि जैसे ही / मिलती है तो C++ ये समझती है कि इसके बाद जो लिखा हुआ है उसका अमूमी मतलब नहीं बल्कि खुसूसी मतलब लेना है. तो जब सिर्फ 0 लिखा जाएगा तो उसका मतलब 0 होगा, लेकिन अगर / के साथ 0 लिखा जाएगा तो उसका मतलब होगा नल कैरेक्टर, एंड ऑफ द स्ट्रिंग. इसी तरीके से आपने \n का इस्तेमाल किया. अगर आप सिंपल n लिखें तो वो सिंपल n ही समझा जाता है, लेकिन जब आप \n लिखते हैं तो उसका मतलब कंपाइलर ये लेता है कि n जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर है, सिंपल n नहीं है. राइट? ओके. अच्छा, नल कैरेक्टर डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग. जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर आपने एक कैरेक्टर अरे 100 कैरेक्टर्स का डिक्लेयर किया है तो उसका साइज 100 कैरेक्टर्स ही रहेगा, लेकिन उसमें रीडेबल स्ट्रिंग उतनी होगी जहां तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता. जैसे ही नल कैरेक्टर आएगा उसके बाद स्ट्रिंग मजीद रीड नहीं की जाएगी. अब वो दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, दूसरे इंडेक्स पे, 10वें पे, 50वें पे या 100वें पे, स्ट्रिंग का साइज 100 ही रहेगा, लेकिन रीडेबल स्ट्रिंग उतनी होगी जहां तक नल कैरेक्टर आता है. जब नल कैरेक्टर आ जाएगा तो उससे आगे मजीद स्ट्रिंग को रीड नहीं किया जाता. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ C स्टाइल स्ट्रिंग. इस एग्जाम्पल को भी हम वहीं जाके देखते हैं so that it remains better understandable with us. Okay, so I first run it. Let me comment this line, this will confuse us. So हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, कैरेक्टर अरे, इनफैक्ट इट इज C स्टाइल स्ट्रिंग, वो कैरेक्टर अरेज ही होते हैं. हमने उसको वैल्यू दे दी है हेलो वर्ल्ड और नल कैरेक्टर दे दिया. अगर हम इसमें कैरेक्टर्स गिने तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी नल कैरेक्टर को काउंट करके इसके अंदर 12 कैरेक्टर्स हैं, वरना 11 हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ प्रिंट किया C आउट हेलो वर्ल्ड. से हेलो वेरिएबल का नाम है, से हेलो प्रिंट किया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. ठीक है, फिर हमने कहा साइज ऑफ एरे, तो हमने से हेलो को साइज ऑफ के अंदर एनक्लोज किया टू सी के इसका साइज कितना है. सो वी गॉट 12, हमें 12 मिला इसके अंदर. ठीक है, बिकॉज इट हैज 12 कैरेक्टर्स इन इट. अच्छा, नाउ रिप्लेसिंग स्पेस विद नल. अब ये जो 0 1 2 3 4 5 ये 5th लोकेशन है, 5th इंडेक्स है. हमने क्या किया है कि इस 5th इंडेक्स पे खुद से \0 प्लेस कर दिया दोबारा. राइट? सो नाउ वी हैव द स्ट्रिंग HELLO नल कैरेक्टर, WORLD नल कैरेक्टर. अब जब हम इसको दोबारा प्रिंट करते हैं से हेलो को तो सिर्फ हेलो प्रिंट होता है.
अब सिर्फ हेलो क्यों प्रिंट हुआ? बिकॉज जब ये रीड कर रहा था तो HELLO के बाद इसको मिल गया नल करेक्टर, एंड आई टोल्ड यू कि जैसे ही इसको पार्स करते हुए कंपाइलर को नल करेक्टर मिलता है, ये वहाँ पे स्ट्रिंग की रीडिंग को टर्मिनेट कर देता है। तो दैट्स वाई, बिकॉज हेलो के बाद अब नल करेक्टर पड़ा हुआ है, तो जैसे ही उसको पहला नल करेक्टर मिलेगा वो रीडिंग को वहाँ पे ख़त्म कर देगा। जबकि आप इसके बाद भी अगर इसका साइज़ प्रिंट करें तो साइज़ तो उसका 12 भी है, बिकॉज उस टोटल आपने उसके लिए 12 लोकेशन शुरू में एलोकेट कर दी थी। सो यू गॉट दिस? जी सर। ओके, अब एक चीज़ देखिए, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। नाउ यू सी से हेलो प्लस 6। पहली बात यह कि से हेलो जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप से हेलो के पहले इंडेक्स पे खड़े हैं, राइट? से हेलो के पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? H, राइट? और जब मैंने से हेलो को लास्ट टाइम प्रिंट किया तो इसमें सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ, बिकॉज यहां पे नल करेक्टर आ चुका है, तो नल करेक्टर के बाद मजीद रीडिंग नहीं होती। अगर मैं से हेलो प्लस, अगर मैं सिर्फ से हेलो प्रिंट करता हूं तो मुझे मालूम है कि हेलो प्रिंट होगा, राइट? अगर मैं से हेलो प्लस 1 करता हूं तो क्या होगा? अब ये बेस लोकेशन की बजाय +1 यानी 0+1 यहां से रीड करना शुरू करेगा। तो इसने लिखा ELLO और आगे चूंकि नल करेक्टर आ गया तो खत्म हो गया मामला वहां पे। फिर मैं करता हूं 2, तो अब ये 2 से शुरू करेगा और नल तक रीड करेगा LLO और फिर नल आ गया, खत्म। और अब मैं करता हूं 3, अब ये 3 से रीड करना शुरू करेगा तो ऑन दी LO और फिर नल आ गया, खत्म। और अब अगर मैं करता हूं 4 तो ये सिर्फ O रीड करेगा और फिर नल आ जाएगा, खत्म। और 5 तो एम्प्टी है, चूंकि वहां नल करेक्टर पड़ा हुआ है तो इट्स काइंड ऑफ नथिंग, राइट? अब मैं करता हूं 6 का मतलब ये है कि ये इस जगह पे चला जाएगा। तो आपके ख्याल में अब क्या प्रिंट होगा? Are you people listening? क्यों गई दाऊद निजामी? जी सर। अब क्या प्रिंट होगा? सर कोई आइडिया नहीं। Now it will start reading from the location 6 and will keep reading until it encounters a null character. जैसे अभी देखें हमने पहले क्या किया, से हेलो लिखा तो उसने नल तक रीड किया, +1 से किया तो +1 से शुरू करके नल तक रीड किया, +2 किया तो 2 से शुरू करके नल तक रीड किया, +3 किया तो 3 से शुरू करके नल तक रीड किया, और +4 किया तो यहाँ से शुरू करके नल तक रीड किया। अब अगर हम 6 कर देते हैं तो ये 6 से शुरू करेगा और तब तक रीड करता रहेगा जब तक नल करेक्टर नहीं मिल जाता। तो नल इसको जाके मिलेगा वर्ल्ड के बाद, सो इट शुड प्रिंट द होल वर्ल्ड, राइट? ये बात आप लोगों को समझ आई या नहीं? थोड़ी सी मोटी है शायद। सर जी कुछ ज्यादा ही मोटी है। अच्छा चलिए अब इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। बताइए, जब हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो ये जो हमारे दोस्त हैं जिनको ज़्यादा मोटी लगी है, कौन है, इनका नाम क्या है? इनके साथ हम थोड़ी गपशप। उमैर, अच्छा आपका नाम उमैर है। तो उमैर अब आप देखिए और आप मेरे साथ अब इसमें सफ़र तय करेंगे, ठीक है? अगर मैं सिर्फ से हेलो लिखूं तो क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होगा इसलिए कि नल कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है।
तो स्ट्रिंग तब तक रीड होती है जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। तो मैंने से हेलो, और जो जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो एज आई टोल्ड यू वो पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता है। से हेलो का पहला इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स जो है वो ये है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो जब हम ये चलाते हैं आखिरी से हेलो तो ये हेलो प्रिंट कर देता है। और ये अगर हमने यहाँ पे ये प्लेस ना किया होता, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करता हेलो वर्ल्ड। लेकिन चूंकि हमने 5th इंडेक्स पे नल प्लेस कर दिया है तो यहाँ वहाँ जाके ये रीड करना बंद कर देता है, सिर्फ हेलो प्रिंट करता है। ठीक है, और क्यों करता है? क्योंकि ये h से रीड करना शुरू कर रहा है। अगर मैं इसमें एक का इजाफा कर दूं तो अब ये बेस की बजाय एक लोकेशन आगे जाके रीड करना शुरू कर देगा, ELLO, और फिर नल पे ख़त्म कर देगा। बात समझ आ गई? अगर मैं इसको 2 कर दूं, सर 5 नहीं वर्ड करेगा ये रन जी जैसे से हेलो 5 आपने किया हुआ है कि ये 5 वर्ड एच से करेगा काउंट करके हेलो वर्ड तक ओ तक। आप ऐसा कीजिए, जो बात मैं बता रहा हूँ इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपका सवाल सुनूंगा। ठीक है, अब 2 करेंगे तो ये कहाँ से रीड करना शुरू करेगा? एल से। इट विल से LLO, और LLO पे जाके ख़त्म क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे अब आगे O के आगे नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है। फिर 3 कर दूं तो अब क्या प्रिंट करेगा ये? फिर एल से स्टार्ट होगा, थर्ड जो 4th वर्ड है। अब सिर्फ कहेगा L and O। ठीक है, और अब अगर 4 कर दूं तो क्या करेगा? It will give us O only now। और 5 कर दूं अब तो क्या करेगा? 5 पे नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा कि जी कुछ भी नहीं है। और अब अगर इसको 6 कर दूं तो ये कहां से रीड करना शुरू करेगा? इस स्ट्रिंग को देखिए, कहां से रीड करना शुरू करेगा? सर नल वेक्टर नहीं, नल तो 5 पे पड़ा हुआ था, अब हमने +6 कर दिया। W W से। इट विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम W, और कब तक रीड करेगा? जब तक दोबारा नल नहीं मिल जाता। सो इट विल रीड WORLD, और अब यहां क्यों रुक जाएगा? क्योंकि आगे फिर नल पड़ा हुआ है। इट्स नल कैरेक्टर, नॉट नल वेक्टर। ओके, मुंह से निकलेगा। ठीक हो गया जी। यस सर। बाकी इसे प्रैक्टिस से आप मज़ीद पतला कर लीजिएगा। अभी रोज़ा खोलेंगे तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको आप और भी पतला कर सकते हैं। ठीक है, होश आ जाएगी जी। So this is the null character which indicates the end of सर string, काफी नहीं आज के लिए क्यों? and this is where we have placed it at index 5, and this is where we have been adding it with that 6, which indicates that we will be going beyond the first null character। अच्छा जी, चलिए अब आप थक गए होंगे तो हम बस करते हैं। ठीक है, इस लेसन का थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, इस लेसन का थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। ये सिर्फ 2 इसमें स्लाइड्स हैं, इन दोनों स्लाइड्स को आपने खुद रीड करना है। इनको मैं अभी आपके इसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये 2 स्लाइड्स में आपने नेक्स्ट टाइम खुद रीड करके इन एग्जांपल्स को रन करके आना है, और ये एग्जांपल्स भी मैं आपके क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। ओके सर। जी सर। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कल फिर इंशाल्लाह 4 बजे। या टुमारो इट विल बी, वेट, जस्ट वेट।